हेलो एंड वेलकम इन स्टडी विद अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट जेनेटिक्स इन वन शॉट। जेनेटिक्स का जितना भी सिलेबस है वो सब हम वन शॉट में देखेंगे आज। स्टडी विद अभिषेक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। बीएस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जीन्स होती क्या है भाई। बात आती है जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स होती क्या है पहले तो हमें ये देखना है। जेनेटिक्स जेनेटिक्स हम सुनते हैं, तो जेनेटिक्स होती क्या है सर। तो जेनेटिक्स क्या होती है? आनुवंशिकी। इट इज अ साइंस, इट इज अ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ जीन। नॉर्मल अगर हम देखें तो एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम केवल जीन के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना कि हेरिडिटी की वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम ओवरऑल किसकी बात करते हैं? जीन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी साइंस है, ऐसी ब्रांच है, ब्रांच जिसमें हम केवल जीन के बारे में बात करेंगे, जीन के वेरिएशन के बारे में, जीन के हेरिडिटी के बारे में। ओके, इनहेरिटेंस। तो अब आपने नाम सुन रखा होगा इनहेरिटेंस, ठीक है। और अपना ये हेरिडिटी, ठीक है। विभिन्नता क्या होती है, अलग अलग क्या होता है ना। और कैसे एक से दूसरे में, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो जाते हैं, केस कौन लेके जाता है उनको, तो लेके जाते हैं जीन। ओके, जीन क्या होती है? यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन दैट ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम्स। आपको सबको पता है क्या है क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कुछ ऐसे एक्स टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये होता है क्या? डीएनए। पता है आपको? 3s 5s, इधर 5s इधर 3s, ये सब आपको पता है, ठीक है। इधर ए होता है, इधर टी होता है, तो वो आपस में बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। एडेनिन थायमिन है ना, ये आपने पढ़ रखा है। तो हमने कहा कि जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ जीन इन विच हेरिडिटी ऑन वेरिएशन। डेफिनेशन याद नहीं करनी, नहीं आएगी, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आपके लें शॉर्ट टाइप का। बाकी हम पेपर पैटर्न देखेंगे, अभी मॉडल पेपर आने वाला है आपके। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जीन में क्या होता है? पूरी हेरिडिटरी की इन्फॉर्मेशन होती है। भाई बाल कैसे हैं, बाल के रंग कैसा है, ठीक है, कर्ली है या सिंपल है, ठीक है, वो सभी। फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप किस पे होते हैं? मतलब एलील पे होते हैं। और एलील कहाँ पे होता है? एलील होता है जीन पर। जीन कहाँ पे होता है? जीन होता है क्रोमोजोम्स पर। और क्रोमोजोम्स कहाँ पे होते हैं? डीएनए पर। देखो, सबसे छोटी का क्या हो गई? जीन हो गई। जीन कहाँ पे होता है सर? क्रोमोजोम्स पर होता है। क्रोमोजोम्स कहाँ पे होते हैं सर? डीएनए में, ठीक है। डीएनए कहाँ पे होता है? डीएनए होता है सर किस में होता है? बिल्कुल यस, न्यूक्लियाई पर, मतलब केंद्रक पर। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है सर सेल पर। तो प्रत्येक सेल में, इच सेल, प्रत्येक सेल में, इन एवरी सेल, सभी सेल में क्या है? जीन पाए जाते हैं। कुल मिला के बात ये है, सभी सेल में क्रोमोजोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है, और न्यूक्लियाई यानी कि केंद्रक भी होता है। कुछ कुछ सेल होती है जो कि उसमें केंद्रक नहीं होता है, आपने पढ़ रखा है, वो बात आ गई बायोलॉजी की आपकी, वो हम नहीं लेंगे। तो ये होता है इसका पूरा सीक्वेंस। पहले जीन, जीन कहाँ पे पाई जाती है? क्रोमोजोम्स पर। क्रोमोजोम्स डीएनए पर पाए जाते हैं। डीएनए कहाँ होते हैं? डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल में। ये हमने बात कर ली, हटा देते हैं इसको हम। फिर आगे चलते हैं हम कि जीन अचीव देयर इफेक्ट्स बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जीन करते क्या है? जीन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा पूरा बॉडी, हमारी पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है, वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो पूरा बॉडी बिल्ड है वो प्रोटीन का बना है। एमिनो एसिड नाम सुना होगा, वो भी क्या है? प्रोटीन से रिलेटेड है। ओके सर। हाँ, हमारे जो बाल है, हेयर है, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। केराटिनिन, केराटिनाइज, सुन रखा है आपने? मतलब हमारा पूरा बॉडी क्या है? प्रोटीन का है। हम पूरे प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, अब जीन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जीन कैसा होता है, क्या होता है? जीन्स आर कंपोज, अभी हम केवल बेसिक चल रहे हैं, एग्जाम आपके जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा जीन जेनेटिक्स के बारे में। जीन्स आर कंपोज ऑफ डीएनए, अभी देख लिया हमने कि जीन क्या है? डीएनए का, ठीक है। एक्सेप्ट सम वायरस विच है जीन विच कंपोज आरएनए। भाई कुछ वायरस है जो कि आरएनए होते हैं, उसमें डीएनए नहीं होता, तो वो डीएनए से कंपोज नहीं होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट बाइंड अबाउट ईच अदर विद सिमिलर लेडर। मतलब कि एक तरीके से, अभी मैंने आपको डीएनए की स्ट्रक्चर बना के बताई थी। मैंने आपको क्या बनाई थी? कुछ ऐसे बनाया था मैंने आपको। तो ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक लडार, मतलब कि एक सीढ़ियों की तरह, ठीक है, सीढ़ियों की तरह होती है। कुछ इसमें ऐसे बॉन्ड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी। तो पहली चीज हमने क्या देख ली? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से, दो चेन है वो एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, लडार की तरह या लेडार की तरह। द साइड ऑफ लेडार आर मेड अप शुगर एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है,
ये मतलब कि एक ये लडार है, मतलब कि कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब नाइट्रोजन बेस हो गए, फॉस्फेट हो गए, इसके आप अब पूरे स्ट्रक्चर देखोगे तो, ठीक है। हम वो देखेंगे नहीं, आप बस देख लो कि होता क्या है, ठीक है सर। इनके बने होते हैं जो नाइट्रोजन बेस है, वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो मैंने अभी आपको बताया कि इधर जैसे ए हो गया, तो इधर क्या आएगा, टी आएगा, इधर जी हो गया, इधर सी आएगा, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस क्या होता है, ये हो गया नाइट्रोजन बेस। अब एडेनिन है, एडेनिन ऑफ द वन चेन बॉन्ड्स टू द थायमिन, ठीक है। जबकि गुआनिन है वो साइटोसिन से होता है अटैच या बॉन्डेड। इफ द बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेस आर ब्रोकन, द टू चेन्स अनबाइंड एंड फ्री न्यूक्लियोटाइड नाउ सेपरेट चेन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है सर, अगर अगर क्या हो, जो यहाँ पर ए टी सी जी ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए, ब्रोकन हो जाए, टूट जाए वीक होकर, तो जैसे वीक होंगे, वीक हो जाएंगे, टूट गए तो ये अलग चल जाएगा, सेपरेट हो जाएगी ये चेन, सब ये सेपरेट हो जाएगी। तो आपने पढ़ा था आपने रेप्लिकेशन, ठीक है, प्रतिकरण पढ़ा था, डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन देखा आपने, तो उसमें देखा था आपने कि सबसे पहले ऐसे होता है, फिर बाद में ऐसी स्ट्रक्चर और बनती है, फिर ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और फिर ये इससे अलग हो जाता है, तो एक का क्या, दो डीएनए बन जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो अब इसको अपन साफ कर देते हैं। अब देखो आगे क्या बोलता है ये, हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स, जीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें अब जीन पढ़ रहे थे, तो जीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जीन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होती है, जीन आर कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सही है, जेनेटिक मटेरियल कंपोनेंट्स होते हैं, और आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे कंट्रोल द मॉर्फोलॉजी एंड फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। भाई एक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जीन को कैरी करेगा। ये आगे पॉइंट देखो, जीन्स कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। रेप्लिकेशन ऑफ जीन्स इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन होगा तो उसके लिए भी जीन का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। जब भी तो एक भाई जीन चेंज होगा, जीन एक से दो बनेगा, तभी तो अलग अलग उसमें जा पाएगा। ओके, दे कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। क्यों, हमने देखा कि क्या है, प्रोटीन भी क्या है, ये कंट्रोल करता है, बनाता है एक तरीके से। कोडोन, नाम सुना कोडोन आपने। बात करते हैं मेंडेलियन थ्योरी की। आप सबको पता है जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स के फादर या फाउंडर कौन है, ग्रिगोर या जी मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, जी मेंडल जी। ओके, तो मेंडेलियन, इन्होंने क्या किया, कुछ खोज करी, किस पर खोज करी इन्होंने, किस पर अपना वो दिया, तो मटर के पौधे पर, नाम सुन रखा है ना आपने, पी प्लांट्स पर इन्होंने खोज करी या सर्च करा। ओके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की फाउंडेशन है, इन्होंने सबसे पहले नींव रखी इसकी, जेनेटिक्स की। इट्स चाइल्ड इनहेरिट्स हाफ ऑफ देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर मदर एंड हाफ ऑफ देयर फादर्स। ये ऐसे बोल रहा है कि प्रत्येक चाइल्ड है, आप है, मैं हूँ, सब है, प्रत्येक चाइल्ड, वो उसमें क्या है कि जैसे फादर एंड मदर है, इनमें से हमने देखा, वो पढ़ा हमने, इनहेरिटेंस पढ़ा था, तो ऐसे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स जैसे, ठीक है। तो इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, तो ये हो गया। फिर एक इसमें से आया, एक इसमें से आ गया, तो एक्स वाई हो गया, ठीक है। फिर ये एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक्स एक्स। तो ये आपने पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा है सब। इससे ही क्या है कि पेरेंट्स से और बोथ ऑफ पेरेंट्स, दोनों माता पिता है, माता पिता से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी फिनोटाइप्स वगैरह है, वो आते हैं वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, हमने देख रखा है, ठीक है सर। हाफ ऑफ देयर मदर्स एंड फादर्स। ओके, इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है, चाइल्ड इनहेरिट्स 23 क्रोमोसोम्स। सबको पता है क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं 46, मतलब कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्स वाई, और एक जोड़ा क्या होता है, एक्स वाई, एक होता है एक्स एक्स, जो कि मदर और मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स बीइंग, सॉरी, इन ह्यूमन बीइंग्स a child inherits 23 chromosomes from their mother and 23 from their father, is total of 46 chromosomes। ओके, जो मेंडल साहब थे,
जी मेंडल थे, ग्रेगोर मेंडल थे, उन्होंने क्या किया, जी मेंडल थ्रो हिज वर्क ऑन ए पी प्लांट्स, किस पे, पी प्लांट्स पर उन्होंने वर्क किया, क्या वर्क किया, डिस्कवर्ड किया क्या, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ, कुछ नियम है वो दिए, फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की प्रूव, उन्होंने प्रूव क्या सिद्ध किया कि जीन्स कम इन पेयर, उन्होंने क्या क्या किया कि जीन है वो पेयर में आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन द फॉर्म इच पेरेंट्स, ठीक है, मतलब कि जो जीन्स है वो एक तो पेयर्स में आते हैं, जो अभी बताया भाई 23 पेयर्स हो गए, और क्या आते हैं, हाफ ऑफ देयर मदर्स एंड हाफ ऑफ देयर फादर्स, ये उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी आर यूजुअली स्टेट, फर्स्ट आता है इनके पास लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब कि एन ऑर्गेनिज्म, प्रभाविता का नियम, आपने अगर हिंदी मीडियम वालों प्रभाविता का नियम आपने सुन रखा होगा, तो एन ऑर्गेनिज्म विद अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स विल एक्सप्रेस द फॉर्म दैट इज डोमिनेंट, भाई अगर कोई जैसे पेरेंट्स से आ रहा है, आपने देखा ना, ये क्या देखा आपने, ये देखा होगा आपने टीटी, ठीक है, ये एक ही हो गया और एक ये हो गया, ये देखा आपने, इन दोनों में अपन ने क्रॉस करवाया, संकरण कराया, क्रॉस करवाया, तो हमारे पास ये भी आता है, क्या भी आता है, ये भी आता है हमारे पास एक, ठीक है, ये आता है, तो अब इसका क्या करें, अब इसमें से ये टाल मतलब लंबा होगा या छोटा होगा, लंबा या बोना, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा जो कि डोमिनेंट है। अब इसमें डोमिनेंट कौन सा है, स्मॉल टी या कैपिटल टी, तो इसमें डोमिनेंट है कैपिटल टी, कैपिटल टी है मतलब कि ये क्या होगा, लंबा होगा, इससे हम किसमें लंबे में कंसिडर करेंगे। ओके, ये बात आ रही है कि अगर अल्टरनेटिव जीन्स आ रहे हैं, अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, एन ऑर्गेनिज्म विद अल्टरनेट्स फ्रॉम जीन्स विल एक्सप्रेस, अगर अल्टरनेट कर रहे हैं तो जो कि डोमिनेंस है वो होगा। अब डोमिनेंस क्या था, अभी देख बता दिया मैंने आपको, टी या फिर क्या है, ये डोमिनेंस होगा। ओके, सेकेंड आता है रूल्स की द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब कि पृथककरण का नियम, सुन रखा है आपने, पृथककरण का नियम, पेरेंटल जीन्स आर रेंडमली सेपरेट टू द सेक्स सेल्स so that sex cells contain only one gene of the pair. Okay, क्या कहा, पेरेंटल जीन्स आर रेंडमली सेपरेट टू द सेक्स सेल, किससे सेपरेट होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, ये तो इनमें से क्या होगा, सेल्स कंटेन ओनली वन जीन ऑफ द पेयर, इन दोनों पेयर है, इनमें से केवल एक एक जीन आएगा, अगर ये आया भाई, इसमें तो फिक्स एक, या तो एक्स आएगा, इसमें मेल या फीमेल, या तो वाई आएगा या फिर एक्स आएगा, तो ये बोल रहा है कि सेपरेट ओनली वन जीन, केवल एक जीन है वो पृथककरण हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ओके, बाकी तो पेयर में आते हैं, हमने देखा भी कि बाकी जो जीन्स है वो किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें वन आएगा, ओनली वन, ठीक है, सेक्स सेल है वो ओनली वन आएगा। बात आगे समझ में, आगे चलते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन है आपके सिलेबस में दे रखा है ओवरव्यू, क्या दे रखा है, ओवरव्यू, तो हम पूरा नहीं देखेंगे भाई, टीलोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, ठीक है, प्रोफेज क्या है, तो हम देखेंगे नहीं, इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं, और ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपके कन्फ्यूजन और बढ़ेगा, अब टाइम नहीं है इनको पढ़ने का। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन अगर हम देखें, सेल डिवीजन सभी सेल्स में, सभी जो भी सेल्स है सभी में पाया जाता है सेल डिवीजन, ठीक है भाई, एक से दो तो सभी होते हैं, एक से दो तो सभी होते हैं, वही बात कर रहा है ये, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल स्प्लिट्स इनटू द टू और मोर, दो या दो से अधिक में चेंज हो तो वो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, फर्स्ट वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस, सॉरी, एंड वन मोर, कौन सी, इसे असूत्री विभाजन बोलते हैं अपन, अमाइटोटिक, ठीक है। तो फर्स्ट आता है माइटोसिस, सेकंड इज मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में वन पेरेंट सेल से वो टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। माइटोसिस में क्या होता है, क्या होता है माइटोसिस, माइटोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। माइटोसिस जैसे एन है वो किस में चेंज होगी, टू में, इसमें टू में चेंज होगी, वन पेरेंट सेल्स टू डॉटर सेल्स। ओके, यूज फॉर ग्रोथ, किस में काम मिल जाती है ये ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्लेसमेंट में काम मिल जाती है। एग्जाम्पल जैसे स्किन हीलिंग आफ्टर कट, कट लग गया उसमें जो हील हो रही है वो आ गया इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर सेम एज पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स में जैसे कि क्या है, एन है तो एन आएगा, अगर टू एन है तो टू एन आएगा, एक काम करते हैं टू लगा देते हैं जैसे कि समझने में आसानी रहे, टू एन है तो यहाँ पे भी टू एन आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, टू एन आ गया, आगे बात समझ में, ठीक है सर आ गया। आगे चलते हैं, मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, जिसे अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, वन पेरेंट्स सेल्स फोर डॉटर सेल्स, किसमें, चार में, तो टू एन है तो किस में होगा ये चेंज, चार में, एक दो तीन और ये चार में, ठीक है। ओके सर, यूज्ड कहाँ पे काम में जाता है, यूज्ड फॉर सेक्सुअल प्रोडक्ट्स रिप्रोडक्शन, यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, हमने देखा पूरी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देखा था एनाफिजियो में, एनाफिजियो में देखा था, और एमएसएन में मैंने बताया था आपको क्या होता है,
स्पर्म कैसे बनते हैं सब बताया था मैंने आपको, पोलर बॉडी क्या होती है, ठीक है। तो उसके काम में ले जाता है ये। और क्रोमोसोम्स हाफ ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स में अगर 2n है तो इसमें क्या आएगा, n आएगा। बात आगे समझ में, ठीक है सर। आगे आगे ये देखो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर वन सेल डिवाइडेड टू फॉर्म टू जेनेटिक आइडेंटिकल सेल्स। ओके, वो देख लिया हमने। इट हैपेंस इन द बॉडी, इट हैपेंस इन द बॉडी सेल्स इज सोमेटिक सेल्स एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। अगर डेफिनेशन भी आ जाए तो आप डेफिनेशन ये लिख दो और ये लिख दो, आप इसमें डिफरेंस लिख दो, ठीक है। एक आता है मियोसिस। क्या आता है मियोसिस? तो मियोसिस क्या होता है पहले हम देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम्स किसमें अपीयर होते हैं, किसमें दिखते हैं। क्रोमोसोम्स फर्स्ट बिकम विजिबल ड्यूरिंग प्रोफेज, क्रोमोसोम्स पूरी होती है प्रोफेज मेटाफेज वगैरह। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स किसमें दिखने को मिलते हैं, सबसे पहले क्रोमोसोम प्रोफेज में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबों में मेटाफेज दे रखा है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग बिकम, स्टार्ट तो प्रोफेज से हो जाते हैं लेकिन स्पष्ट जो स्पष्ट दिखते हैं ना, क्लियरली सीन इन मेटाफेज, ठीक है। भाई मेटा प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, तो प्रोफेज में दिखना स्टार्ट हुए, थोड़े बहुत दिखे, विजिबल हुए, लेकिन मेटाफेज में क्लियरली सीन हो जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ बुक्स में मेटाफेज है, कुछ कुछ में प्रोफेज है, ठीक है। तो अगर आप आंसर लिख के आओ तो ये लाइन जरूर लिख के आओ। ओके, अगर पूछ ले आपसे वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ ले तो आप ये लाइन लिख के आओ। मियोसिस, मियोसिस क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस फोर सेल, हमने देख लिया, हैप्लोइड होती है। इट हैपन किस किस में होता है, सेक्स सेल्स में, जैसे स्पर्म हो गया और एग। नॉट इन द बॉडी सेल्स, बॉडी में नहीं होता, जब सोमेटिक सेल में नहीं होता। जबकि जो मियोसिस है, सॉरी माइटोसिस है, वो सोमेटिक सेल में होता है। पर्पज क्या है इसका, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, जेनेटिक वेरिएशन के टाइम पर, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन द स्पीसीज। ओके, नंबर मेंटेन रखने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग, अब देखो अगर आपको थोड़ी स्पीड तेज लग रही हो तो आप स्लो कर ले, क्योंकि सिलेबस लेंथी है, मतलब एक साथ 5 यूनिट करवानी है तो थोड़ा स्पीड में लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी स्पीड कम कर ले, यहाँ पे जाके थोड़ी स्पीड कम कर ले, ठीक है। ऊपर जाके कुछ ऑप्शंस वगैरह है, उसमें सेटिंग जाके कम कर ले स्पीड। यहाँ तक पढ़ लिया, समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं कैरियोटाइपिंग के बारे में। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, पूरा हम जैसे कि कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जिससे हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग टेस्ट, ठीक है। कोई भी अगर डिसऑर्डर आए, कोई भी पूछ ले, जैसे डाउन सिंड्रोम भी पूछ लिया आपसे एग्जाम में, तो डायग्नोसिस में क्या लिख के आना है, डायग्नोसिस में लिख के आना है कैरियोटाइपिंग, ठीक है। कोई भी डिसऑर्डर पूछ ले, जेनेटिक डिसऑर्डर कोई भी, किसी भी टाइप का, उसमें कैरियोटाइपिंग पूछ के आना है, ठीक है। कैरियोटाइपिंग होता क्या देखते हैं। कैरियोटाइपिंग इज अ ट्रीट, कैरियोटाइपिंग इज अ टेस्ट टू एग्जामिन क्रोमोसोम इन अ सैंपल ऑफ सेल्स। जो भी सेल्स है, जो भी सैंपल दिया गया हमें सेल का, उसमें क्रोमोसोम्स को एग्जामिन करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। दिस टेस्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई द जेनेटिक प्रॉब्लम एज द कोज ऑफ डिसऑर्डर और डिजीज। भाई डिजीज और डिसऑर्डर है वो जिस जिस के कारण हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। द टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन ऑलमोस्ट एनी टिश्यू, किसी में भी हो सकता है। ये कैसे कैसे इसके मेथड होते हैं देखो। एमनियोटिक फ्लूइड्स पता है आपको कहाँ पे होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जी सर पता है हमें। ब्लड हो गया, बोन मेरो टिश्यू फ्रॉम द ऑर्गन दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू फीड अ ग्रोइंग बेबी, जैसे प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा हो गया, मतलब टिश्यू क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। तो देखो किस किस से हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ये जरूरी है कि भाई कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट है तो यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन ही चाहिए, ब्लड नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कैरियोटाइपिंग के लिए क्या है, ये सब आप ले सकते हो। एमनियोटिक फ्लूइड भी चलेगा, ब्लड भी चलेगा, बोन मेरो भी चलेगी, और प्लेसेंटा टिश्यू है वो भी चलेगा। कैसे करना है, तो जैसे कि सपोज दैट एमनियोटिक फ्लूइड है, टू टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड्स एंड एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस इज डन। अब ये क्या होता है सर, ये होता है जो अपन निकालते हैं ना एमनियोटिक फ्लूइड्स को, उसकी प्रोसीजर होती है ये। आगे बात समझ में। बोन मेरो बायोप्सी इज नीडेड टू टेक ए सैंपल ऑफ बोन मेरो। बोन मेरो बायोप्सी के लिए बोन मेरो चाहिए, ठीक है भाई। ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड तो चाहिए ना, ये थोड़ी ब्लड टेस्ट के लिए अपन यूरिन से चेक कर लेंगे। अ सैंपल ऑफ प्लेस्ड इनटू द स्पेशल डिश, इसमें क्या होता है कि स्पेशल डिश होती है, सपोज दैट ये स्पेशल डिश है, इसमें क्या करते हैं अपन सैंपल को रख लेते हैं, ये प्लेस कर लिया हमने सैंपल को। आगे चलो, टू डिश या फिर ट्यूब हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकता है, चलो। उसके बाद में क्या है, ग्रो इन ए लेबोरेटरी। अब उसको क्या करना है, हमें लेबोरेटरी में ग्रो कराना है, जैसे हमने पढ़ा था कल्चर वगैरह, तो उसमें भी अपन क्या ग्रो कराते हैं, तो इसको भी हमने क्या करा दिया, ग्रो करा दिया। सेल्स आर लेटर टेकन फ्रॉम द न्यू सैंपल ऑफ आइस्टेन, दूसरे सेल से अपने के लिए न्यू सैंपल लिया, उसको क्या किया, स्टेन किया। स्टेन आपको पता है कलर वगैरह चेंज वगैरह का, स्टेन किया। लेबोरेटरी स्पेशलिस्ट यूज ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लेते हैं, एग्जामिन द साइज एंड शेप ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, साइज शेप वगैरह क्रोमोसोम्स की चेक करने के लिए लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप लेते हैं, उसमें देखते हैं। द स्टेन सैंपल इज फोटोग्राफ टू द शो अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। भाई कैरियोटाइपिंग में क्या होता है, कैरियोटाइपिंग में एक फोटोग्राफ आता है, उससे अपन क्या करते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइपिंग में क्या आता है, जैसे ये कैरियोटाइपिंग है तो इसमें पूरा फोटोग्राफ आएगा कि नंबर 1 क्रोमोसोम्स पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है, 4 पर ये है, ठीक है। ऐसे पूरा पूरा फोटोग्राफ आएगा क्रोमोसोम्स का, किस में डिफेक्टिव वो आप देख लो, ठीक है। ये होता है कैरियोटाइपिंग, पूरा सीक्वेंस आता है क्रोमोसोम्स का। आगे चलते हैं, बार बॉडी क्या होती है। बार बॉडी क्या होती है, तो बार बॉडी जहाँ भी आए आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है, बार बॉडी पोस्टर में लिख दो -x, ठीक है, ये होती है बार बॉडी।
कोई पूछ ले भाई ये क्रोमोसोम्स है, इसमें कितनी बार बॉडी है, तो उसमें से -x कर दो, उतनी बार बॉडी आ गई। ठीक है, द बार बॉडी इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द सेक्स क्रोमोटिन इज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स। होता क्या है, बार बॉडी क्या होती है कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स को अपन बार बॉडी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी देखते हैं आगे। A bar body is inactivated condensed X chromosomes found in the female cells। फीमेल सेल्स में जैसे कि सबको पता है क्या होता है, 2x होता है, XX होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। सपोज दैट एक क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट रहता है। अब इनएक्टिवेट रहता है तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कितनी बार बॉडी इसमें, तो इसमें से अपन -x कर देंगे। -x किया, कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक x बचा, तो ये क्या होगी, बार बॉडी होगी। इसमें कितनी बार बॉडी है, एक बार बॉडी है। ठीक है, अब पूछ ले कि भाई ये दे दिया आपको एग्जांपल, इसमें कितनी बार बॉडी है, इसमें से आपने -x किया तो 0 आया, कुछ x बचा ही नहीं। y है तो y का थोड़ी है, क्या है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो बार बॉडी क्या हो गया, 0 हो गई। सपोज दैट आपके पास क्या है, ये आ गया। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये आ गया, कितनी बार बॉडी है, -x की हो, -x किया तो इसमें कितना आ गया, एक आ गया, तो एक बार बॉडी है। ऐसा होता है ये। ठीक है, बार बॉडी होती क्या है, बार बॉडी इनएक्टिवेट एक्स क्रोमोसोम्स होता है इन द फीमेल। द नंबर ऑफ बार बॉडीज इन सेल इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आ गया, -x कर दो, 1 लेस कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी वो एग्जाम्पल वही आ गया कि जैसे 46 + XX है तो उसमें से एक, इसमें कितना हो गया, एक हो गया, अभी बताया मैंने आपको। और जबकि ये XY है तो इसमें 0 बार बॉडी हो गया। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जहाँ पे ये होते हैं क्रोमोसोम्स, तो इसमें कितनी होगी, बार बॉडी एक हो गई। आगे बात समझिए, एनी क्रोमोसोम्स कैन बी इनएक्टिवेट एट द एनी टाइम। किसी भी टाइम पर क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो सकते हैं। विल स्टे इनएक्टिवेट फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल्स लाइफ। ठीक है, और वो इनएक्टिवेट ही चलते रहते हैं पूरी सेल की लाइफ में। एज अ रिजल्ट इन इट सेल्स देयर इज ओनली 1 एक्टिव क्रोमोसोम्स। केवल एक, इस टाइम पर केवल एक एक्स क्रोमोसोम से वो एक्टिवेट रहेंगे। व्हेन कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ बार बॉडीज ऑलवेज 1 यूनिट लोअर। ठीक है, 1 यूनिट लोअर, मतलब कि जितने भी क्रोमोसोम्स है उसमें से 1 यूनिट कम आएगी उसकी। जैसे अभी देख लिया हमने, अगर 2 एक्स है तो उसमें से अगर बार बॉडी है तो 1 आएगा, तो 1 यूनिट लोअर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं म्यूटेशन सर। आगे क्या आता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसके, उत्परिवर्तन। तो ये क्या होता है सर, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन नॉर्मल सी बात है, होता क्या है कि जो जीन से उसमें अचानक क्या हो जाए, चेंज आ जाए, सडन चेंज। म्यूटेशन इज अ डिफाइंड परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। म्यूटेशन ऑफ द जर्म सेल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रेगनेंसी एंड गिव राइज इनहेरिटेड डिजीज। ठीक है, क्या हुआ, डीएनए या फिर जो जीन्स है उसमें क्या आ गया, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब कि परमानेंट चेंज आ गया, परमानेंट एंड सडन चेंज हो गया। परमानेंट एंड सडन क्या हो गया, चेंज हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया जीन्स में, तो वो होता है म्यूटेशन। और जो म्यूटेशन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रांसमिट हो जाता है 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन। और क्या करता है, और इनहेरिटेड डिजीज कर देता है, डिजीज कर देता है, जेनेटिक डिसऑर्डर कर देता है ये। आगे समझ लीजिए सर। बिल्कुल सर। देयर आर 3 टाइप्स या 3 कैटेगरीज ऑफ द म्यूटेशन। फर्स्ट वन इज जीनोम म्यूटेशन, जिसमें क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ होल क्रोमोसोम। जिसमें क्या होता है, पूरा क्रोमोसोम का या तो एक एक्स्ट्रा जाएगा या फिर एक घट जाएगा। जैसे मोनोसोमी और ट्राइसोमी होता है। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ ये, म्यूटेशन के कारण हुआ। ओके, क्रोमोसोम्स म्यूटेशंस, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विद स्ट्रक्चर एंड चेंज इन द क्रोमोसोम्स। क्या हुआ, कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसमें कि मतलब कि जो सपोज जैसे ये क्रोमोसोम्स का पूरा पैटर्न है, 1 2 3 ऐसे 4 5 6 ऐसे करके पूरे क्रोमोसोम से, लेकिन हुआ क्या, क्रोमोसोम्स म्यूटेशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, 5 की जगह क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो चेंज हो गया क्रोमोसोम्स में, उनकी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, तो होता है क्रोमोसोम्स म्यूटेशन। सब माइक्रोस्कोपिक जीन्स म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट डिलीशंस, मतलब कि या तो एक क्रोमोसोम से वो कुछ पार्ट्स उसका हट जाएगा या फिर वो पूरा ही साफ हो जाएगा, पूरा हट जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट्स या पार्शियली या फिर कंप्लीट डिलीशंस। आगे समझ में म्यूटेशन। आगे चलते हैं डाउन सिंड्रोम। पहुंच चुके हैं सर अपन दूसरे चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, सेकंड यूनिट स्टार्टेड। डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगा ले इंपॉर्टेंट। डाउन सिंड्रोम क्या होता है सर, congenital disorder caused by the presence in the human genomes of extra genetic material of chromosome 21. Okay sir, the affected individual may inherits an extra part of the chromosome 21 or entire extra copy of the 21 is condition known as trisomy of 21. बिल्कुल सर। देखो सर क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि जो हमारे पास 21 नंबर का क्रोमोसोम्स है, इस पर क्या हुआ, ट्राइसोमी हो गई। क्या हो गई, ट्राइसोमी हो गई, मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इस पर आके जुड़ गया। सपोज दैट एक्स आ गया, होता तो कितना है, 2 होता है इस पे भाई, 21वां क्रोमोसोम्स पे इस पे कितने, 2 होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम्स है, इस पर मान लीजिए ये क्या हो गया, 2 क्रोमोसोम्स है, इस पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आके जुड़ गया। ठीक है, सपोज वाई जुड़ गया या फिर एक्स जुड़ गया, कोई भी मान लो, वो आके जुड़ गया, तो इस पर कितने, 3 क्रोमोसोम्स हो गए।
होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये होती है ट्राइसोमी, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि या तो एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है एंटायर, यानी पूरी कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, मतलब कुछ आ गया, या तो पूरा क्रोमोसोम्स आ गया ऐसे किससे, या फिर उसको कुछ पार्ट आ गया है, वो होती है ट्राइसोमी ऑफ 21। अब ब्रिटिश फिजिशियंस थे जॉन लैंगडोन डाउन, ये थे JL डाउन, इन्होंने सबसे पहले इसका क्या किया, डिस्क्राइब किया सबसे पहले इसको कि फिजिकल फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम, इसलिए डाउन सिंड्रोम का नाम इनके नाम पर रख दिया डाउन। लेटर इन 1866 द नेम इज नेम्ड फॉर हिम। आगे समझ, ओके सर। आगे चलते हैं, कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण क्या है, तो डाउन सिंड्रोम के कारण क्या है, पहला तो हम देख लें म्यूटेशन, जेनेटिक प्रॉब्लम ऑफ द रिलेटेड टू क्रोमोसोम 21। अब प्रॉब्लम कैसे होगी, म्यूटेशन से तो होगी। दूसरा क्या है कि जो एग और स्पर्म बन रहा था, रिप्रोडक्टिव सेल्स थी फॉर्मेशन के टाइम पर, उस टाइम पर कुछ रैंडम इवेंट्स हुए, ये कुछ डिस्टर्ब हुआ एग और स्पर्म बनने के टाइम पर, तब हो सकता है, या फिर 21 क्रोमोसोम से उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, मतलब म्यूटेशन हो गया। अब इफेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं इससे, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले आता है थायराइड प्रॉब्लम्स, उस पेशेंट को क्या होगी, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज हो सकती है, बोन मसल्स नर्व और जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल रिटार्डनेस हो सकती है, क्या हो सकती है, मेंटल रिटार्डनेस। इसी के साथ साथ हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में दिक्कत हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एंड अदर कैंसर, ल्यूकेमिया इज द ब्लड सेल्स कैंसर, और अदर टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकते हैं, एंड डेवलपमेंट डिले हो सकता है, ये उसको साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसे डाउन सिंड्रोम वाले को। अब डायग्नोसिस कैसे करें, डायग्नोसिस मैंने बताया था आपको, क्या कैरियोटाइप्स, कि सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करेगा, जो डॉक्टर्स है वो बेबीज के अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, न्यू बॉर्न बेबी है वो कैसा दिख रहा है, उसके अपीयरेंस से उसको पता लगा लेगा। और कंफर्म किससे करेगा, कैरियोटाइप से। ब्लड टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट कराएगा कैरियोटाइप का, हमने कैरियोटाइप में देखा था, ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं अपन, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा, विल शो दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करे, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम का, तो देखो, देयर इज नो क्योर, कैन इट इज डाउन सिंड्रोम नॉट कैन बी क्योर्ड, डाउन सिंड्रोम क्योर नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ट्रीटमेंट देख के इसके जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सिम्टम्स को लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम कैन ऑफन बेनिफिट्स फ्रॉम स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी कराएंगे ताकि उसको स्पीच वॉइस में कोई दिक्कत ना हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराएंगे और एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे ताकि सिम्टम्स वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, और जो अपनी जो बाकी की जिंदगी है वो आसानी से जी सके। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है सर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है, एक ये भी बर्थ डिफेक्ट्स ही है, बर्थ डिफेक्ट्स बोल सकते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। क्यों होता है ये, ब्रेन में स्पाइन में और स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, डिफेक्ट्स आ जाए, तो न्यूरल ट्यूब होता है, डिफेक्ट्स होता है। कब हो सकता है ये, द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब तक कि उसकी माता को या उसकी वुमेन को पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, वुमेन को पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, उससे पहले ही, मतलब फर्स्ट मंथ में ही ये हो सकता है, क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कैसे होता है, क्या होता है इसमें, तो द टू मोस्ट कॉमन न्यूरल डिफेक्ट्स आर स्पाइना बिफिडा एंड एनसेफेलाई, ठीक है, ये दो मेन प्रॉब्लम होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की। इसमें क्या होता है स्पाइना बिफिडा में कि द फिटल स्पाइनल कॉलम डजंट क्लोज कंप्लीटली, जो स्पाइनल कॉर्ड है, कॉलम में स्पाइनल कॉलम, जो आप पेट के बोल सकते हैं उसको, वो क्या है, कंप्लीटली क्लोज नहीं हुई है, कंप्लीटली क्लोज नहीं होती। देयर इज यूजुअली नर्व डैमेज, जिससे क्या नर्व डैमेज हो सकती है, कैन कॉज पैरालिसिस और लेग्स, जिससे लेग के पैरालिसिस भी हो सकते हैं। स्पाइनल बिफिडा में क्या होता है, जो स्पाइनल कॉलम है वो डजंट क्लोज, वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं होती है, नर्व डैमेज हो जाती है, और जो पैरालिसिस हो सकता है लेग का, पैरों का पैरालिसिस हो सकता है। जबकि इंसेफेलाई में क्या होता है, इंसेफेलाइया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल डू नॉट डेवलप, इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि ज़्यादातर ब्रेन और स्कल है वो डेवलप नहीं होते, डू नॉट डेवलप। बेबीज विद इंसेफेलाई आर यूजुअली एदर स्टिल बोर्न और डाई शॉर्टली आफ्टर बर्थ, बर्थ के टाइम पर वो मर भी सकता है, ठीक, बोर्न और डाई। कॉज क्या है इसका, एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता ही नहीं है भाई, ठीक है। ओबेसिटी हो सकती है, हैव पुअरली कंट्रोल मेडिसिन, पुअर कंट्रोल्ड मेडिसिन, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, विटामिन बी एसिड्स एटसेट्रा, मतलब इन सभी के कारण हो सकता है, तो ध्यान रखें। डायग्नोसिस क्या करें भाई, तो डायग्नोसिस के लिए हम ये करेंगे सर कि इमेजिंग टेस्ट कराएंगे सर, और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। इमेजिंग टेस्ट क्या होता है देखेंगे अभी थोड़ी देर में, रुको। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर यूजुअली डायग्नोस्ड बिफोर इन्फेंट इज बोर्न, जब वो पैदा हो रहा है उससे पहले ही आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, डायग्नोस कर लो इमेजिंग टेस्ट के या लैब के थ्रू। देर इज नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का। द नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ फंक्शन देट आर प्रेजेंट एट द बर्थ यूजुअली परमानेंट होते हैं ये, ठीक है। हाउ एवर ए वेराइटी ऑफ ट्रीटमेंट्स कैन समटाइम्स प्रिवेंट फर्दर डैमेज एंड हेल्प द कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है उससे बचा जा सकता है, और तो कुछ इसका ट्रीटमेंट है नहीं, देखो, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। कॉन्संग्यूनिटी। कॉन्संग्यूनिटी रेफर्स टू अ रिलेशनशिप और मैरिज बिटवीन क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, पीपल हु शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। ओके, क्या कहा? ये ऐसे बोल रहा है कि जो कि घर में शादी कर लेते हैं, मतलब कि घर में शादी कर लेते हैं, कोई चाचा के लड़के से कर लेते हैं, या फिर रिलेशनशिप या रिलेशन बना लेते हैं, संबंध वगैरह बना लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तो उसे वो रेफर किया गया है। व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड पीपल्स, आगे बात, व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड पीपल सेव चिल्ड्रन। उन्होंने क्या किया? दो क्लोजली पीपल से, सपोज दैट एक भाई ये है, एक भाई है, इसके दो लड़के हुए, ठीक है। सपोज दैट इसके क्या हो गया? दो लड़के हो गया, और इसके भी क्या है? एक लड़का हो गया। चलो, इसके क्या हो गया? एक लड़का हो गया, पी रख देते ना। तो ये दोनों क्या है? खास भाई है, सगे भाई है, कॉमन एंसेस्टर, इनके पिता एक ही है, ठीक है, चाचा के हो गए मतलब ये। तो इसने क्या किया? एम ने पी के साथ शादी कर ली, एम ने पी के साथ शादी कर ली, संबंध बना लिया, तो ये कॉमन एंसेस्टर हो गए। अब ये दोनों है, इनके क्या होंगे? चिल्ड्रन होंगे। क्या हो गए? चिल्ड्रन होंगे। देयर इज अ हायर चांस ऑफ द बोथ कैरी आउट सम। यहाँ तक आपको ये डायग्राम समझ आ गया, ठीक है। इनके क्या होंगे? चिल्ड्रंस होंगे, उनमें हायर चांस टू दैट बोथ कैरी द सेम फॉल्टी जीन्स, ठीक है। दिस कैन कोज जेनेटिक डिसऑर्डर इन द देयर चिल्ड्रन। ये क्या है? जो इसके जो चिल्ड्रन है उसमें उसमें क्या होगा? कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कारण बन सकता है ये। एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? थैलेसीमिया हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, जो कि लंग्स और डाइजेशन को अफेक्ट करता है। फिनाइलकीटोयूरिया हो सकता है, जो कि ब्रेन को डैमेज कर सकता है अगर ट्रीट नहीं किया गया तो। कॉन्जेनाइटल डिफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो क्या करें हम? प्रिवेंशन कैसे करें? जेनेटिक काउंसलिंग कराओ, कैरियर स्क्रीनिंग कराओ, अवेयरनेस और एजुकेशन करो, और इसका क्या कर सकते हैं? रिस्क लेवल ऑफ हाई क्लोजर रिलेशन और फर्स्ट कजन्स, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, क्या बताया? ये है, ठीक है, इसके दो हो गया, चलो, वो इसके एक है, और ये दोनों शादी कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सपोज दैट इसके दो हो गए और इसके एक और हो गया, तो इन दो, ये दो करेंगे तो इससे ज़्यादा चांसेस इसमें है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आजकल तो कुछ ऐसा देखते नहीं है। पहले देखते थे कि जाति देखो, फिर उसके बाद में गोत्र देखो, चार तो गोत्र देखते थे, ठीक है, मम्मी का गोत्र अलग देखते थे, ठीक है, दादी का, नानी का, पापा का, मतलब ऐसे चार को देखते थे, ताकि अब वो प्राचीन ट्रेडिशनल चीज़ें थी, लेकिन आजकल वो नहीं मानते, क्यों? मॉडर्न टाइप के हो गए। तो वो इसलिए देखते थे, उन सभी को पहले से पता था कि भाई ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। फिर आता है प्री नेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। प्री नेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, भाई फीटल है, बेबी का बर्थ नहीं हुआ, उससे पहले हम कैसे डायग्नोस करते हैं? क्या क्या मेथड है टेस्टिंग के, वो बताइए सर एक बार, ताकि हमें भी थोड़ा नॉलेज मिल सके। बिल्कुल बताएंगे। तो आजकल क्या है? एडवांस टेक्निक आ चुकी है। विद द एडवांस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल जेनेटिक में एडवांस फील्ड से एडवांस टेक्निक आ चुकी है, जिससे कि नाउ इज पॉसिबल द डायग्नोस ऑफ द मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर ही हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या डिजीज है, क्या क्या नहीं है। दिस फॉर्म्स एंड इंटीग्रल स्टेप इन द जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी एक इंटीग्रल स्टेप है, क्योंकि जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं, इससे भी टेस्ट कराते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, कि इससे होगा क्या, क्या क्या हम इसको पता लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके सर? टू डिटरमाइन द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आउटकम का पता लगा सकते हैं क्या है, जैसे बोल सकते हैं, पर वही आउटकम तो वही हो गया, बेबी। टू मैनेज द रिमेनिंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितने वीक्स बाकी है उससे भी पता लगा सकते हैं, कब होगी प्रेगनेंसी, टाइम का पता लगा सकते हैं। प्लानिंग फॉर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, मान लीजिए अगर कोई है पेशेंट, अगर उसके अंदर क्या है कि फिटस, मतलब जो यूट्रस है उसके अंदर ही हमें पता लग गया है कि ये डिसऑर्डर वाला बच्चा पैदा होने वाला है, तो अब इसका क्या करना है, इसके कॉम्प्लिकेशन से हम कैसे बच सकते हैं, उसको प्लानिंग बना सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन का बना सकते हैं। और जो इसको डिजीज है, जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम पता लगा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। टू डिसाइड द वेदर टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के वेदर को हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ये हम इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इंडिकेशन है कब कब करना है, कब कब करना है? व्हेन द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी इज वेरी हाई, जब प्रेगनेंसी की रिस्क ज़्यादा हो। डिसऑर्डर इन विच एक्यूरेट प्रीनेटल टेस्ट इज पॉसिबल, मतलब कोई डिसऑर्डर है तब तो हमें पक्का उसको करना ही है। इफ द मेट, हाँ, मतलब कि कोई 35 से 40, कोई फीमेल है, मेट्रिनल एज ऑफ उसकी कितनी है? 35 से 40 ईयर है, मतलब 35 से 40 साल की उम्र में वो कोई माँ बनी है, बच्चा पैदा प्रेगनेंस हुई है। तो इफ़ वन ऑफ द पेरेंट्स इज नोन एज कैरियर, अगर कोई पिता या माता दोनों में से कोई कैरियर हो। कैरियर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या बताया सर आपने? मैंने जैसे बताया कि एक्स एक्स हो गया, कि एक हो गया एक्स वाई। अब इसमें इस एक्स के क्या है? फॉल्टी जीन है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैरियर, ठीक है, ये क्या हो गया? कैरियर हो गया। अब इसमें से आएगा ना, अगर ये आ गया, क्या आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ?
ये हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अगर उसमें से क्या है, कोई क्या हो, करियर हो या कैरियर हो, व्हेन कपल ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड विद जेनेटिक डिफेक्ट, या फिर जो भी कपल है उसके पहले से कोई चाइल्ड है लेकिन वो भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, अफेक्टेड है, तो उसके लिए भी हम ये क्या कर सकते हैं, प्रीनेटल टेस्टिंग कर सकते हैं। कौन कौन से इसके मेथड है देख लेते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ द प्रेगनेंसी टेस्ट या फिर प्रीनेटल टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, अगर स्क्रीनिंग ऑफ द कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज, तो भी आपको यही करके आना है। कौन कौन से, एमनियोसेंटेसिस हो गया, कोरोनरी प्लस बायोप्सी हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी, फिटोस्कोपी, फिटल ब्लड सैंपलिंग, कोर्डो, इसे बोलते हैं कोर्डोसेंटेसिस, ठीक है। ये हो गया है, ये होते हैं इसके मेथड। अब इसमें से हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फर्स्ट आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, वो होता है एमनियोसेंटेसिस। निकालने की जो प्रोसीजर है वो होती है एमनियोसेंटेसिस। समझ में आ गया, अब कैसे निकालते हैं देख लो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड या नॉन प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक फॉर सर्टेन डिसऑर्डर। इट इज यूजुअली परफॉर्म विद इन, इतने वीक में इसको करते हैं, 13 से 15 वीक के अंदर इसको करते हैं एमनियोसेंटेसिस को। इन दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, केयरफुल इवेल्यूशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की जो लोकेशन है उसमें उस एंड फिटस की डन विद एन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता लगाना है कि कहाँ पे प्लेसेंटा है, कहाँ पे फिटस है, उसके वहाँ पे इसको प्रोसीजर को हमें अप्लाई करना है। एथिन हो, अब कैसे करते हैं, एथिन होलो नीडल इज इंसर्टेड, थिन और होलो नीडल हमें इंसर्ट करनी है वुमेन्स के यूट्रस में। कहाँ से करनी है, थ्रू द एब्डोमेन, एब्डोमेन है, एब्डोमेन के थ्रू हमें यूट्रस के अंदर ये नीडल को इंसर्ट करना है विद लोकल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हुए, बाय द अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से हमें देखते रहना भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, क्यों, ताकि प्लेसेंटा और फिटस से वो डैमेज ना हो। अराउंड 10 to 20 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक्सपायर, 10 से 20 ml हमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेना है, निकाल लिया। उसके बाद में क्या करना है, इस फ्लूइड को हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, इस फ्लूइड को हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। उसके बाद में कैरियोटाइपिंग करनी है, स्टडी करनी है, उससे हमें एबनॉर्मलिटीज का पता चल जाएगा, ठीक है। देर आर लो रिस्क ऑफ मिसकैरियज, मिसकैरियज के सबसे कम चांस रहते हैं इसमें। मिसकैरियज क्या होता है, अबॉर्शन, अबॉर्शन के और इन्फेक्शन के कम चांस रहते हैं। जो रिजल्ट है वो 1 से 3 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है सर। सेकेंड आता है आपके पास कोरियोनिक विलस बायोप्सी, जिसे अपन बोलते हैं कोरियोनिक विलस सैंपल्स। अब इसमें क्या करते हैं, सीवीएस जनरली परफॉर्म अबाउट 8 से 11 सप्ताह के अंदर, प्रेगनेंसी के 8 से 11 सप्ताह में ये करते हैं। सीवीएस रिक्वायर्ड, इसमें क्या करना है हमें, एक निडल को रिक्वायर स्मॉल पीस ऑफ द कोरियोनिक विलाई, ये चाहिए हमें, बस क्या चाहिए, कोरियोनिक विलाई चाहिए। अब ये कैसे ले हम, कैसे ले हम, अंदर से हमें लेने के लिए क्या करना है, एक निडल को इंसर्ट करना है, वो एब्डोमेन के थ्रू, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक वेजाइना में स्लिम ट्यूब्स को इंसर्ट कर सकते हैं। वेजाइना में, या तो वेजाइना के थ्रू हम स्लिम ट्यूब को इंसर्ट करो, या फिर एब्डोमेन के थ्रू निडल को इंसर्ट करो। और टेक ए टिश्यू सैंपल फॉर वेयर द बेबी डेवलप, जहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है वहाँ से कुछ टिश्यू हमें निकाल लेना है। कुछ टिश्यू ले लिया, टिश्यू को हमें एनालिसिस करना है, और डिस क्रोमोसोम डिसऑर्डर वेरियस जेनेटिक कंडीशन, इसका हमें पता लगाना है। 1 से 2 सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। फिर आता है अम्बिलिकल वेन सैम्पलिंग, अम्बलाइकल वेन सैम्पलिंग या कोर्डियोसेंटेसिस। क्या है, कोर्डियोसेंटेसिस। अब इसमें देखो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना है, दिस प्रोसीजर इज फाइन नीडल इज पास थ्रू द मदर्स एब्डोमेन, मदर के एब्डोमेन के थ्रू एक नीडल को हमें पास करनी है फिटल वेन के अंदर, इन द अम्बलाइकल कोड है, फिटस वेन है, उसके अंदर हम इसको क्या है, इंसर्ट करनी है फिटस वेन के अंदर। द टेक्निक अलाउ फिटल ब्लड टू बी टेस्टेड, इससे क्या है, फिटस का जो ब्लड है उसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह है वो भी इंजेक्टेड कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा मेथड है। इनटू द बेबी के अंदर हम ये इंसर्ट करते हैं अगर जरूरी हो तो, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, सबको पता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के बारे में कैसे करते हैं, सबने देखा हुआ है। यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी इज वेरी मच यूजफुल फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रीनेटल डायग्नोसिस। क्या पता चलता है इससे, लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा और फिटस के में लोकेशन पता कर सकते हैं। असर्टिंग ऑफ गेस्टेशन एज, कितनी एज है गेस्टेशन वो पता कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन द कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स लाइक एनसेफेलाइटिस, स्पाइना बिफिडा, माइक्रोसेफेलस, इन सभी का हम इससे पता लगा सकते हैं, किससे, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से। फिर आता है फिटोस्कोपी। फिटोस्कोपी क्या होता है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग द फिटस इन द यूट्रो, मतलब कि ये क्या है, फिटस के अंदर देख सकता है भी कैसा फिटस है, विजुअलाइजिंग हो सकता है। इट इज इंसर्टेड इन द एमनियोटिक कैविटी अंडर द लोकल एनेस्थीसिया बिटवीन इतने वीक में ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, आईईएम्स। क्या आता है, आईईएम्स। अब ये क्या होता है सर, बाकी के तो बड़े अच्छे समझ में आ रहे हैं, अब ये नाम सुन के कुछ अजीब लग रहा है। अजीब कुछ नहीं है, अब ये पढ़ोगे ये तो और इजी है। ये तो मेटाबॉलिज्म में क्या हो जाए, एरर हो जाए, किसके मेटाबॉलिज्म में, इनबोर्न है जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है बेचारा, उसमें क्या हो जाए, एरर आ जाए मेटाबॉलिज्म में। इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द बॉडी कैन नॉट प्रॉपर्ली टर्न फूड इनटू द एनर्जी ड्यू टू ए मिसिंग और फॉल्टेड एंजाइम।
हुआ क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जो एंजाइम पाए जाते हैं हमारे अंदर, उसमें क्या हो गया, या तो मिसिंग हो गया वो एंजाइम या फॉल्टी हो गया, तो उसके कारण फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा, फूड एनर्जी में कन्वर्ट या टर्न नहीं हो पा रहा, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर IEMs। ओके, अब क्या होता है सर, नॉर्मली एंजाइम्स है, नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम्स फूड को तोड़ते हैं, जो भी फूड है उसे एंजाइम्स तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में। लेकिन IEM में क्या है, ऐसा काम नहीं कर पाता, वर्क नॉट प्रॉपरली, एंजाइम इज मिसिंग और नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या तो एंजाइम मिस हो चुका है वो वाला, या फिर सही से काम नहीं कर रहा। दिस कोज टॉक्सिक सब्सटेंस टू बिल्ड अप और एसेंशियल सब्सटेंस टू बी लेकिंग, जो भी जरूरी सब्सटेंस था उसकी तो क्या हो गई, कमी हो गई, और टॉक्सिक सब्सटेंस से वो बन गया, बिल्डअप हो गया। अब क्या हो, ऐसा हुआ क्यों है, तो सीधी सी बात है, कुछ भी आए, म्यूटेशन होगा भाई, म्यूटेशन के कारण हो चुका है। अब एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे कि फिनाइल कीटोयूरिया है, PKU, इसमें ये एंजाइम पाया जाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, लेकिन इसकी क्या हो गई, डिफेक्ट्स हो गया, मिसिंग हो गया, फॉल्टी हो गया ये, ठीक है, डिफेक्ट्स हो गई। तो अब हम क्या करें, हम करेंगे ये चीज़, हम लगाएंगे ये, तो हम इंसर्ट कर देंगे या एक्यूमुलेट कर देंगे फिनाइल एलानिन को, इसको करेक्ट करने के लिए, ताकि सही से काम कर सके ये। आगे बात समझ में, ऐसे ये वाला है, इसमें इस एंजाइम की क्या हो गई, कमी हो गई या सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अब इसमें गैलेक्टोज एंजाइम है, गैलेक्टोज है, ये हम इसमें इंसर्टेड करा देंगे ताकि ये डिफेक्ट से वो सही हो सके, ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। पुअर फीडिंग, वोमिटिंग हो सकती है, लेथार्जी हो सकती है, सीजर्स, डेवलपमेंट डिले एंड एबनॉर्मल स्मेल ऑफ यूरिन। डायग्नोसिस कैसे करें इसका, IEM का कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, इतने सारे टेस्ट बताएं वो करेंगे सर, ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या करें इसका, ट्रीटमेंट के लिए अभी मैंने एक तो आपको बताया क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कराए, जीन थेरेपी कराएंगे और स्पेशल डाइट देंगे। जीन थेरेपी होती है, देखते हैं आगे, सभी देखेंगे, टेंशन मतलब। अब आता है हंटिंगटन्स डिजीज, क्या आता है, हंटिंगटन्स डिजीज, हमारी बॉडी बॉडी में क्या होता है, HTT एक जीन होता है, ठीक है, उसके कारण होता है ये। अब क्या होता है इसमें, देखो सर, हंटिंगटन्स डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसके कारण क्या होता है, अनकंट्रोल मूवमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ थिंकिंग यानी कॉग्निशन। हंटिंगटन डिजीज एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसके कारण मूवमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, और थिंकिंग, सोचने की या फिर मेंटल एबिलिटी है वो कम हो सकती है, ठीक है। कोज क्या है इसका, हुआ क्यों है ये, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, वही सब, कोई भी डिजीज हो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन ही होगा मेनली। तो HTT जीन, अभी मैंने आपको बताया HTT जीन है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण हंटिंगटन डिजीज हो जाती है। अब जो HTT जीन है वो इंस्ट्रक्शन देता है किसको, इंस्ट्रक्शन देता है प्रोटीन बनाने के लिए, उस प्रोटीन क्या बोलते हैं, हंटिंगटिन, हंटिंगटिन प्रोटीन बनाने के लिए HTT जीन है वो इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन although the function of this protein is unclear it appear play important role in the nerve cells and neurons। जो HTT होता है, देखो ये तो नॉर्मल वाले काम हो गए, ठीक है, ये होता है कॉज इसका। जो HTT जीन क्या है, HTT जीन एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, हंटिंगटिन प्रोटीन बोलते हैं जिसको, जो ये प्रोटीन है उसका वैसे तो हमें अभी तक फंक्शन है वो पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन जो प्रोटीन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, नर्व सेल के अंदर, ठीक है। अब नर्व सेल है, न्यूरॉन है, तो सीधी सी बात है, न्यूरॉन से तो अपने सिर का रिलेशन है भाई, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। क्या क्या सिम्टम्स अभी देखे हमने, मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाएंगे, मूवमेंट डिसऑर्डर मतलब कि सही तरीके से चल नहीं पाएगा, आंखों का मूवमेंट हुआ, ठीक है, हाथों का मूवमेंट हुआ, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं उसको, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सिम्टम्स को देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या क्या होता है, पढ़ रखा है आपने, बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल CSF एनालिसिस, ये उसी में आता है न्यूरोलॉजिकल में, नंबर पंचर बोलते हैं अपन, कराते हैं ना। साइकेट्रिक इवेल्यूशन हो गया, और ब्रेन टेस्टिंग जैसे CT स्कैन, MRI वगैरह हम कराएंगे। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट कैन अल्टर द कोर्स ऑफ द हंटिंगटन डिजीज, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, बट मेडिकेशंस, लेकिन कुछ मेडिकेशंस दे देंगे हम जिससे कि मूवमेंट हो गया, मूवमेंट के जो सिम्टम्स है, साइकेट्रिक डिजीज डिसऑर्डर है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी सिम्टम्स वगैरह है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरी तरीके से हमें इलाज पता नहीं है। एंड मल्टीपल इंटरवेंशन कैन हेल्प द पर्सन अडेप्ट, और कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे कि जो भी इसके सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं उसके लिए कुछ अडेप्ट कर सके, जिससे कि सिम्टम्स वगैरह है वो कम हो सकते हैं, कुछ इंटरवेंशन में से करवाएंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लास्ट यूनिट आ चुकी है आपकी, पता हो तो आपको, यूनिट 5 आ चुकी है, ठीक है, बताना भूल गया आपको एक एक यूनिट के बाद में, यूनिट 5 के पास आ चुके हम। टॉपिक आता है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सुन रखा है सबने नाम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट आ गया यार, सुन तो रखा है लेकिन होता क्या है ये। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड इन 1984,
1984 में ये कंसीव हुआ, लेकिन इस पर ऑफिशियली काम स्टार्ट हुआ 1990 में, 1990 में इसके बाद पूरी तरीके से सही तरीके से ऑफिशियली काम स्टार्ट हो गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट क्या है इसके ऑब्जेक्ट्स में? डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द इंटायर ह्यूमन न्यूक्लियर जीनोम। चलो, जेम्स वाटसन वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। ये फर्स्ट डायरेक्टर थे इसके। अच्छा, देखो पहले अपन देख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। इट इज मेजर अटेम्प्ट टू मैप एंड सीक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट ह्यूमन जीनोम कंटेन्स इतने से इतने जीन्स, 50,000 से 1 लाख जीन्स, विद a total of इतने बेस पेयर approximate 1.1 to 1.5% of genome codes for the proteins. ठीक है, the number of protein codons genes in the range of 30,000 to 40,000 genes associated with any disease, breast cancer, muscle disease, deafness and blindness have been identified. This will help to improve knowledge about the various genetic factors, will also help the management of various genetic disorder. अच्छा, आई बात समझ में? बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? बेनिफिट्स क्या क्या है, पहले बेनिफिट्स बाद देखेंगे। पहले देखो होता क्या इसमें, इसमें होता क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स है क्या चीज़। तो इसमें क्या है, हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है। हमने क्या मतलब, इन्होंने कि जिसमें पूरे क्रोमोजोम्स है, या पूरे जो भी ह्यूमन जीनोम से जो भी जीनोम है उन पूरों का क्या है कि मैप बना लिया हमने। मैप का मतलब ऐसे कि पूरा सीक्वेंस बना लिया कि ये क्रोमोजोम्स, ये जीनोम है, फिर ये जीनोम आएगा, फिर ये जीनोम आएगा, मतलब ऐसे पूरे का हमने एक सीक्वेंस से एक मैप तैयार कर लिया। ठीक है, मैप तैयार कर लिया। अब ये कुछ ऐसे अमाउंट्स है, ऐसे संख्या है, इतने जीन्स, इतने जीनोम तैयार किए, टोटल इतने में से इतने जीन्स है, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे हमें फिक्स पता चल जाएगा कि ये जीन है, ये जीन है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोज है। भाई इन जीन से ये डिजीज होती है, एसोसिएटेड करती है ये जीन ये डिजीज को, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मसल डिजीज हो गया, डीफनेस हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये सभी डिसऑर्डर है या डिजीज है, वो ये जीन है वो एसोसिएटेड करती है, जीन के कारण ये डिसऑर्डर होता है। ये हम इसका पता लगा सकते हैं, इससे हम हमारी नॉलेज है वो इंप्रूव कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होता है जीनोम प्रोजेक्ट्स। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, हम इसको हम क्या है कि पूरे ह्यूमन जीन्स एंड इट्स फंक्शन, कैसे कौन कौन से हमारे जीन है और ये क्या काम करते हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पॉलीजेनिक डिसऑर्डर लाइक, हाँ, डिजीज से क्या क्या बीमारी हो सकती, सॉरी, जीन से क्या क्या बीमारी हो सकती है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कौन से जीन से क्या हो सकती है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इंप्रूवमेंट द जीन थेरेपी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। टू फॉर्मुलेट्स, क्यों, अब जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी में पर्टिकुलर जीन पर ही हम उसको एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाएगा भाई ब्रेस्ट कैंसर है, तो हाँ भाई इस जीन पर हम करवाए तब जाके ब्रेस्ट कैंसर सही हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। टू फॉर्मुलेट जेनेटिक बेसिस ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ये कर सकते हो। टू इंप्रूव नॉलेज ऑफ वेरियस म्यूटेशन के बारे में हमें नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। ये हो गया बेनिफिट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा टॉपिक, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बहुत बार आ रहा था, चलो भाई जीन थेरेपी को भी साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो भाई जीन थेरेपी होती है, जीन थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट वेयर ए नॉर्मल और हेल्दी जीन इज इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल विद टू रिप्लेस, रिपेयर और साइलेंस ऑफ द फॉल्टी जीन इन द कॉजिंग डिजीज। होता क्या है, कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, उसमें कोई जीन क्या हो गया, फॉल्टी हो गया, कोई भी जीन है वो क्या हो गया, फॉल्टी हो गया, उसमें प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक हेल्दी जीन हम इंसर्ट करा दे, इस जीन को रिप्लेस कर दो या तो इसको हटा के इसको रिप्लेस कर दो। हेल्दी और नॉर्मल जीन हमें इंसर्ट कराना है, ये होता है जीन थेरेपी। अब कैसे कराई, जिससे डिजीज क्या होगी, कम हो जाएगी, जिससे डिजीज सही हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा। टू करेक्ट द अंडरलाइन जेनेटिक प्रॉब्लम इंस्टेड द टू जस्ट ट्रीटिंग ऑफ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। अब केस क्या मेथड इसके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज वायरल वेक्टर और सेकंड इज नॉन वायरल वेक्टर। अब जो वायरल वेक्टर है इसी को हम नाम देते हैं क्या, बायोलॉजिकल, इसको हम देते हैं बायोलॉजिकल और इसको हम देते हैं नॉन बायोलॉजिकल तरीके से, तो फिजिकल बोल सकते हैं हम इसको। एडिनो वायरस हो गया, लेंटी वायरस हो गया, ठीक है, इससे हम इंसर्ट कराते हैं जीन को, इंसर्ट कराते हैं। लिपोसोम्स इंजेक्शंस वगैरह हो गया। सेफर बट लेस एफिशिएंट, सेफ है ये लेकिन कम प्रभावित, कम काम करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास दो मेथड होते हैं। अब आपने वो देखा था प्लाज्मिड वाला सिस्टम, भाई आपने वो देखा प्लाज्मिड नाम सुन रखा है आपने, ये इससे प्लाज्मिड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो, जैसे यहाँ पर हमने उस जीन को इंसर्ट कराया, जीन को फिक्स किया और फिर इस प्लाज्मिड को हम एंटर करा देते हैं बॉडी के अंदर, तो वैसे ही ये मेथड होता है। कौन कौन से डिजीज है जिसको अपन जीन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, तो थैलेसेमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड आई डिजीज हो गया। इफ इंसर्टेड इनकरेक्टली, अगर हम इसको सही तरीके से अगर हमने इंसर्टेड नहीं कराया तो रिस्क हो सकती है क्या, रिस्क ऑफ कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, एड्स होने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जीन है जो हेल्दी जीन है वो दूसरे जीन पर जाके अटैच हो जाएगी तो उसका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगी। अब स्टेप क्या होता है इसका, सबसे पहले हमें फॉल्टी जीन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भाई इस नंबर की जीन है वो फॉल्टी है जो डिजीज कर रही है। उसके बाद में क्रिएट ए हेल्दी कॉपी ऑफ जीन,
कि इस जीन है, इस जीन की हमने जो फॉल्टी जीन है उसकी हमें हेल्दी कॉपी तैयार करनी है, हेल्दी कॉपी तैयार करनी है, कर ली, क्रिएट कर ली। फिर उसको हमें वेक्टर के अंदर, जैसे वायरस वगैरह है उसके अंदर इंसर्ट कराना है। वायरस के अंदर इंसर्ट करा दिया, जो कि सेफ होता है। अब ये वायरस है, वो आप देखोगे कि सर ये वायरस तो ज़्यादा डिजीज कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सेफ होते हैं। डिलीवर द जेन डिलीवर द जीन टू टारगेट सेल्स। फिर उस टारगेट सेल्स पर, जैसे कि मसल हो गया, लिवर, ब्लड सेल हो गया, उन पर हम इसको इन टारगेट सेल्स पर डिलीवर कर देते हैं, किसको, विक्टर्स को या जीन को। द सेल स्टार्ट्स यूजिंग द न्यू जीन्स। अब जो हमने इंसर्ट किया था, ठीक है, उन जीन को हमने इंसर्ट किया था, वो अंदर ही अंदर क्या है, नई जीन बनाना स्टार्ट कर देगी और करेक्ट प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगी, और आपके काम हो जाएगा। अब आता है आपके पास लास्ट टॉपिक, जेनेटिक काउंसलिंग। इसका नाम भी बहुत बार आता है, जेनेटिक काउंसलिंग का। देख लेते हैं ये भी क्या होता है, लास्ट तो बच ही रहा है, देख लो ये भी। अब इतना पढ़ ही लिया तो थोड़ा सा और सही। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है? एन एजुकेशनल काउंसलिंग प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज हु हैव ए जेनेटिक डिजीज और मे बी एट रिस्क फॉर ए डिजीज टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड टू डिसीजन मेकिंग। भाई ये क्या है कि या तो कोई फैमिली है या फिर कोई इंडिविजुअल है, उसको किसको जरूरत पड़ती है भाई जेनेटिक काउंसलिंग की, किसको जरूरत पड़ती है? या तो कोई जेनेटिक डिजीज है, कोई फैमिली या फिर इंडिविजुअल को, या तो कोई फैमिली डिजीज है या फिर होने के चांसेस है, रिस्क है उसको, तो उसके लिए हम डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। अब इंडिकेशंस क्या क्या है, मतलब किसको करानी चाहिए? तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी कि उसके फैमिली में कोई भी ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर हो, यानी कि किसी भी काका के, पापा के, कुछ भी हो, उसके क्या हो, कोई वो हो जेनेटिक डिसऑर्डर, मान लो डाउन सिंड्रोम ही हो, ठीक है, तो ये करानी है। या फिर सम केस इन द क्लोज फैमिली, कोई क्लोज फैमिली में हो, उसको जेनेटिक काउंसलिंग करानी है। प्रेग्नेंट वुमेन, फीमेल ऑफ हायर एज, हाँ अभी देखा हमने हायर एज 35 to 40 के समथिंग जो एज बताई थी मैंने आपको, या फिर 40 to 45 ऐसी एज बताई थी मैंने, तो उसको ये कराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज के चांसेस, रिस्क क्या है, इंक्रीज हो, ज़्यादा है उनमें रिस्क। पीपल इन एक्सपोजिशंस ऑफ रिस्क फैक्टर, केमिकल, फिजिकल एंड वायरल, इनको ये है तो भी चांसेस, रिस्क ज़्यादा है इनको। अब टाइप्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, क्या क्या टाइप है? तो देयर आर 2 टाइप्स, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। ठीक है, प्रीनेटल हो गया, पोस्टनेटल हो गया। प्रीनेटल क्या होता है? प्री मतलब पहले, नेटल मतलब fetus। तो प्रीनेटल काउंसलिंग इज फोकस्ड ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन विद द हाई रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड। ज़्यादा मतलब उसको रिस्क है भाई, उसको हाई रिस्क है, लेकिन उस क्या है, प्रेग्नेंट है, तो वो आता है प्रीनेटल्स में विद सम जेनेटिक प्रॉब्लम्स। जब इट ओफन बेस्ड एन एबनॉर्मल स्क्रीनिंग फाइंडिंग, हम क्या है उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड वुमेन्स हु ऑलरेडी एन अफेक्टेड चाइल्ड ड्यूरिंग हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। भाई उसने क्या है कि पहले से करा रखा हो, मतलब उसका जो पहले से चाइल्ड है वो भी अफेक्टेड हो, उसके बाद में वो प्रेगनेंसी हो, ठीक है, एक चाइल्ड तो पहले से अफेक्टेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज एमनियोसेंटेसिस। इसमें एमनियोसेंटेसिस कराने में इन सम वेरी सीरियस केसेस इट इज रिकमेंडेड इज इन इंटरप्टेड द प्रेगनेंसी, ठीक है, कुछ केसेस में इंटरप्ट हो जाती है प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल के बारे में। पोस्ट नेटल क्या होता है? पोस्ट नेटल काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु डिस्कवर सम सीरियस इनहेरिटेड डिजीज इन देयर फैमिली। मतलब उनकी फैमिली में कोई डिजीज है, प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसकी कोई फैमिली है, उसमें डिजीज है फैमिली हिस्ट्री में, तो हम करा सकते हैं। अनदर ग्रुप आर फैमिलीज विद डिसेबल्ड न्यूबॉर्न, इनबॉर्न सिंड्रोम हो उसको, कोई किसी को, पेयर विद 2 और मोर प्रेगनेंसी लॉसेस, 2 या 2 से ज़्यादा है वो लॉस हो चुके प्रेगनेंसी, कैन बी आल्सो रेफर टू ए काउंसलिंग, उसको भी काउंसलिंग कराने की जरूरत है। ओके, तो तो लेक्चर कैसा रहा, कैसा लगा आपको, कमेंट ज़रूर करें और आगे क्या चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।